हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं शिवांगी शर्मा आज फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, जो इंटरेस्टिंग ना भी हो पर हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा की। बच्चे, लास्ट क्लासेस में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। सेकेंड लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें आती है। साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारी चीजें हमने देखी थी, बट इनको पढ़ना है अभी डिटेल में। देन एक्टिनोमाइसिटीज हमको नहीं पढ़ना बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। अब हमने यहाँ पे बैक्टीरिया की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी एंड वी स्टार्टेड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को अभी पढ़ना है। चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनवाया था। उसी डायग्राम में उस बैक्टीरिया में क्या क्या हो सकता है, जो जो हो सकता है किंगडम मोनेरा के उस बैक्टीरिया में, वो सारी चीजें हमने उसमें बना दी थी। अब जरूरी नहीं है वो सब कुछ उसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो, हम देखेंगे आगे किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा वो सारी चीजें, बट हमको पढ़ना था उसका डिटेल स्ट्रक्चर, हर चीज का फंक्शन क्या होता है, डिटेल्स के साथ हमने वो सारी चीजें उस चीज में करी थी ना। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे, बैक्टीरिया अपनी सारी चीजें कैसे करता है। सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता, रेस्पिरेशन, खाना पीना, ये सब चीजें कैसे करेगा, उसकी बॉडी की और भी चीजें कैसी होती हैं वगैरह वगैरह। चलिए अब इसको आज के लेक्चर में देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास मोनेरा पार्ट 2 एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्कीबैक्टीरिया। चलिए बेटा, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चों के इश्यूज आए थे कि मैम वॉइस बहुत कम आ रही है। बेटा, वो रिकॉर्ड ठीक हुआ था, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो वॉइस उसकी उस तरीके से हो गई और फिर वो पूरी वीडियो में ही उस तरीके से रही। बट डोंट वरी, मैं आपको वो चीज दोबारा से रिवाइज करा दूंगी सो दैट अगर आपके दिमाग में कुछ मिस हो गया हो तो आप उसको देख सकते हैं। हमने सबसे पहले एक जब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात की थी बेटा, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया। अब जब मैं बैक्टीरिया की वॉल्स की बात करती हूं तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले पता है उसका सेल वॉल। रिमेंबर, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो इसका सेल वॉल होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और इस पेप्टिडोग्लाइकन में एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, क्या बोला मैंने, NAG, नैग जिसको बोलते हैं, और नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों से ही बना होता है और इनको जोड़े होते हैं कुछ अमीनो एसिड्स। इसीलिए ये मेरे शुगर्स हैं, तो ये ग्लाइकन हुआ, पेप्टिडो वाला पार्ट इज द प्रोटीन वाला पार्ट, तो यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देती हूं। नैक इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, मैंने ग्लूटामिक एसिड लिख रही हूं, बताओ, ग्लूकोसामीन, एंड नैम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। बेटा, कई कई किताबों में ना म्यूरिन लिखा होता है और आप कंफ्यूज होते हो। सो देखिए, कुछ नहीं है, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, या तो म्यूरिन की बोल दो या पेप्टिडोग्लाइकन की बोल दो। चलिए ना, नेक्स्ट चीज इसकी सेल वॉल करती क्या है, अब ये मैं नहीं लिख रही हूँ, लास्ट क्लास में लिख दिया था। ये बेटा उसको प्रॉपर शेप देगा, उसके प्रॉपर साइज देगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी एंटीबायोटिक्स, हम बीमार पड़ जाते हैं फिर हम दवाइयां खाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया को कैसे खत्म करती है, वो उसकी सेल वॉल को अटैक करती है ताकि उसके सेल को खराब कर सके, और उसकी सेल वॉल को बनने नहीं देती, उसके DNA को रेप्लिकेट नहीं होने देते। इस तरीके से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके बाहर एक और परत होती है जिसको हमने कहा था ग्लाइकोकैलिक्स ना। अगर मैं इस ग्लाइकोकैलिक्स की बात करती हूं तो ये दो तरीके की लेयर थी। अगर ये हार्ड होती है तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं, और अगर ये स्मूथ होती है तब इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं।
अब किसी किसी में हार्ड हो सकती है, किसी किसी में सॉफ्ट हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, स्लाइम लेयर की तरह। नाउ द पॉइंट इज कि ये बेटा ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इम्यून सिस्टम से बचाता है। तो सोचो अगर किसी बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स है, स्लाइम लेयर वाला है, तो बेटा कोई एंटीबायोटिक्स उसके सेल वॉल तक पहुंच नहीं पाएगा और उसको खत्म नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, ये अटैचमेंट में मदद करता है किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ने में, क्योंकि स्टिकी होता है नेचर में। देन हमने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, और सभी सेल्स की तरह ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि अलाउ करेगी सिलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने में। ना ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती थी? बिल्कुल हमारी की ही तरह बायलिपिड लेयर होती है जिसमें आपके प्रोटीन्स होते हैं। अब फिर हमने बात करी इसकी साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। एक लौता ऐसा ऑर्गेनेली जो कि आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम होता है, दैट इज राइबोसोम, और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता, यानी बिना मेम्ब्रेन के होता है बेटा। तो अपना राइबोसोम यहाँ पे नहीं है तो ऐसा बना देते हैं। सो ये रहा राइबोसोम, यहाँ पे 70S होता है जो कि 50S और 30S से बना होता है। S स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग कांस्टेंट व्हिच इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी कितना है उसके हिसाब से इसकी ये वैल्यू है। अब अगर मैं इसकी बात करती हूं कि बाहर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमने यहाँ पे बेटा कुछ चीजों की बात की थी, जैसे कि पिलाई और फिमरिए। देखिए कई, अब यहाँ पे पिलाई फिमरी एक ही चीज लिखी है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि ये पिलाई अक्सर कम नंबर में होते हैं, दिस इज लेस इन नंबर, और ये बेटा ज्यादा नंबर में होते हैं। हालांकि दोनों ही अटैचमेंट में मदद करता है। लेकिन अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं तो ये फ्लैजिला जो होता है ये आपकी मोटिलिटी में मदद करता है, यानी इसको मूवमेंट में मदद करता है। बच्चे ये जो फ्लैजिला, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे ना। सेक्स पाइलस क्या होता है, आप इसका फंक्शन आज की क्लास में देखेंगे जब हम बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। सो दिस इज नॉट दैट पिलाई, दिस इज द सेक्स पाइलस, जो आपका पाइलस इज फॉर सिंगुलर और सेक्स यानी कि ये कुछ मेल फीमेल जैसी कुछ बात होगी यहाँ पे, अभी देखेंगे कौन सी बात होगी। नाउ बेटा अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसको प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं कहते, प्रो क्रोमोसोम कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स तो नहीं होते ना। चलिए अब बेटा उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। गैस वैक्यूल किसी में हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते, सब में नहीं होते गैस वैक्यूल्स। तो उसके अलावा हमने यहाँ पे देखे थे गैस वैक्यूल्स। वी टॉक्ड अबाउट इंक्लूजन बॉडीज, स्टोरेज फूड। अब कुछ हमारा इस न्यूक्लियोइड के अलावा भी डीएनए होता है। ये डीएनए स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, और इसको कभी भूलिएगा मत बेटा। क्लास 12th में प्लाज्मिड जो तुम्हारा इस्तेमाल होने वाला है, तुम देखना फिर तुम्हें पता लगेगा इसकी अहमियत क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके के प्लाज्मिड आपको बताए। एक प्लाज्मिड होता है बेटा एफ प्लाज्मिड, और एक आपका प्लाज्मिड होता है आर प्लाज्मिड। नाउ व्हाट इज एफ प्लाज्मिड एंड व्हाट इज आर प्लाज्मिड? बहुत सिंपल है बेटा, एफ प्लाज्मिड इज द फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। आर प्लाज्मिड एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए मैं इसको आपको सिंपल बोलती हूं, किसी बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड है, ठीक है, और उसमें कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि एक ऐसा केमिकल बनता है कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से वो मरे नहीं। अब इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि अभी तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक सिंपल सी बताती हूँ। मान लो मैं बैक्टीरिया, ठीक है, अब मैं बैक्टीरिया हूं और मैं तो भाई बीमारियां फैला सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तहस नहस कर सकती हूँ, अच्छी भी हो सकती हूँ, वगैरह भी वगैरह वगैरह वगैरह। अभी मेरे अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसको बोला आर प्लाज्मिड, वो टेट्रासाइक्लिन, देयर इज अ ड्रग जिसको हम टेट्रासाइक्लिन कहते हैं, मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक होती है। इस एंटीबायोटिक से बचने की मेरे अंदर क्षमता है, यानी अगर मुझे किसी ने टेट्रासाइक्लिन खिला दिया तो मैं नहीं उससे मरने वाली। क्यों? क्योंकि मेरे पास आर प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस वाला जीन है।
सो इसको सिंपल इतना समझिए कि ये डिजीज इसके या कोई एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट जीन्स इनमें होते हैं। सो कुल मिलाकर के अगर मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्लाज्मिड होते हैं ये भले ही मेन डीएनए का पार्ट नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप मतलब इनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर को बताती हैं। तो ये मेरे प्लाज्मिड्स होते हैं ना। उसके अलावा हमने कुछ चीजें की थी जैसे मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। मीजोजोम्स क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन की इस तरीके से एक्सटेंशन होते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम ये मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो ऐसे कैसे इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी? बेटा दिस इज नॉट एन ऑर्गेनेली, और ये सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन से बना है। इसको हम कह देते हैं मीजोजोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। तो जैसे इट इज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके अंदर हो नहीं सकता, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। कुछ मीजोजोम ऐसे न्यूक्लियोइड से जुड़े होते हैं बेटा, इसको हम सेंट्रल मीजोजोम हमने लिखा था, और ये डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह में मदद करते हैं ना। किसी के पास इसी तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर्स और ऐसे ये नीचे झड़ जाते हैं, मतलब इट इज लाइक दैट कि ऐसा मानिए ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसी में से एक ऐसा ये निकला, फिर ये ऐसे अलग हो गया। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो नहीं है ना, सेल मेम्ब्रेन से ही बना। अब इसके अंदर कुछ 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 पिगमेंट्स आ गए बेटा, दीज आर क्रोमैटोफोर। तो ये जो मेरे होते हैं, अगर ये लगे ही हुए हैं उसके सेल मेम्ब्रेन से, सो दीज आर क्रोमैटोफोर, ये अलग भी हो जाते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। सो एक्चुअली इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट जैसा काम करता है। चलिए, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में डिटेल में करी थी, शॉर्ट में हमने इसको रिवाइज किया। आई होप नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बैक्टीरिया के शेप्स एंड साइजेस आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, अलग अलग होते हैं, और जैसे इसका शेप होता है, जैसे इसका साइज होता है, उसके बेसिस पे इसका नाम होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं, अगर ये ऐसे स्फेरिकल शेप का होगा तो बेटा इसको कोकाई कहते हैं। जैसे मैंने बोला स्ट्रेप्टोकोकस, सो इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सर्कुलर, यानी उसका शेप जो होगा वो सर्कुलर होगा। अगर मैंने बोला यहाँ पे कोकस, तो कोकस तो मेरा है, स्ट्रेप्टो तो वो भी एक अलग चीज हो गई, क्योंकि स्ट्रेप्टो कैसा होता है, वो आपका बहुत सारे गोल 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 इकट्ठा होते हैं। आगे हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं जिसका शेप ऐसा रॉड शेप, ऐसा लंबा सा होगा, इस तरीके से रॉड शेप का, तो ऐसे बैक्टीरिया बेटा बैसिलाई होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ नहीं है बेटा, ये रॉड शेप में एक स्पोर बना हुआ है, तो यहाँ पे उसी को मार्क किया हुआ है। कोई कोई ऐसा मैगी जैसा होगा तो उसको यहाँ पे स्पाइरिला बोलते हैं, स्पाइरिलम, जैसा स्पाइरल शेप का होता है। जैसे एजोस्पाइरिलम एक बैक्टीरिया होता है, तो वो ऐसा स्पाइरल शेप का होगा। ये फ्लैजिला हो सकते हैं ना। कोई कोई ऐसा कॉमा शेप का होता है जो बेटा उसको विब्रियो शेप, विब्रियो बोलेंगे। तो जैसे आपका एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलेरा फैलाता है, तो वो कॉमा शेप का होता है, तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। सो आपने एक चीज नोटिस करी कि बैक्टीरिया की शेप उसके जीनस का नाम देने में बड़े ही सहमत होते हैं। चलिए, ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप देख सकते हैं जो सबसे छोटा बैक्टीरिया और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है। नाउ अब मैंने क्या बोला कि इन शेप्स में कुछ और चेंजेस आए। सो मैं रॉड शेप की बात करूंगी और स्फेरिकल शेप की बात करूंगी। सो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मेरा रॉड शेप बैक्टीरिया ऐसा सिंपल है मोनोकोकस, तो ऐसा वन कोकस है, ठीक है। अगर ये दो दो के पेयर में गोल गोल है तो इसको हमने डिप्लोकोकस, डिप्लो मतलब टू, कोकस मतलब स्फेरिकल, डिप्लोकोकस हो गया। स्टेफाइलोकोकस, जब मेरा ये ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है एक्स, ठीक है, इस तरीके से मेरे बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। टेट्राकोकस, जब मेरे बिल्कुल प्रॉपर 4 लगे हुए हैं, टेट्रा मीन्स 4। सार्सिना, ऐसा क्यूब जैसा बनाया हुआ है, जैसे सार्सिना, सार्सिना स्क्वायर, स्क्वायर का क्यूब, तो यहाँ पे सार्सिना इस तरीके से बना हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे माला सी बन गई है मोतियों की, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे।
इसी तरीके से अगर मेरा एक ही रॉड शेप है तो इसको बैसिलस कहेंगे, और अगर मेरा ये ओवल है कि ना पूरा सर्कल है ना पूरा रॉड शेप है तो इसको हम कोको बैसिलस कहेंगे। अगर मेरे बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे लगे हैं खंभों की तरह तो इसको पैलिसेड बोलेंगे। बेटा याद कीजिए क्लास 10th में आपने पढ़ा था लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ के स्ट्रक्चर में दो टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, एक हमने पैलिसेड पैरेन्काइमा पढ़ा था और एक हमने स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पढ़ा था। तो पैलिसेड क्या, पैरेन्काइमा में क्या था, ऐसे लंबे लंबे ऐसे लगे थे ताकि क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल तो था, क्लोरोप्लास्ट तो था, ताकि सनलाइट उसमें अच्छे से पड़े और वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। सो ये पैलिसेड वहां से याद रखिए। डिप्लोकोकस जब दो दो है, स्पोर फॉर्मर जिसमें स्पोर बना हुआ है, स्ट्रेप्टोबैसिलस जो कि ऐसे माला है। ठीक है, चलिए ये मेरी यहाँ पे शेप्स की बात होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फ्लैजिला। बेटा दिस फ्लैजिला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने सेल चैप्टर शायद पढ़ लिया होगा। अगर बहुत सारे बच्चों ने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं इसका अगला चैप्टर सेल चैप्टर से ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सेल चैप्टर के बाद हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ेंगे और उसके बाद बेटा फिर प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। सो वहां पे सेल चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपने फ्लैजिला देखा होगा। देखिए यूकैरियोट्स में भी फ्लैजिला होता है और प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजिला होता है, बट दोनों के फ्लैजिला में काफी डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का यहाँ पे बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है। मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका सबसे अंदर वाला पार्ट गड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। तो यहाँ पे ऐसे बेसल बॉडी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा हुक होता है और ऐसे लंबा सा फिलामेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा लंबा सा फिर फिलामेंट होता है। यहाँ पे रिंग्स भी होती हैं बेटा। बेसल बॉडी में इधर कुछ रिंग्स होती है, ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकती है, ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना। जिस प्रोटीन से ये बना होता है उसको कहते हैं फ्लैजिलेंट प्रोटीन। सो दिस फ्लैजिला इज मेड ऑफ फ्लैजिलेंट प्रोटीन। चलिए अब देखते हैं कि बैक्टीरिया का नाम कैसे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसमें कितने फ्लैजिला है। जैसे अगर उसमें एक है तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं, सारे फ्लैजिला को हम ट्राइकस कहते हैं इकट्ठा पूरे ग्रुप को। तो यहाँ पे मोनोट्राइकस एक ही है। सेफालो मतलब उसके सर और पांव की तरफ, दो तरफ। अगर मैं एम्फी की बात करती हूँ तो एक एक है, यहाँ पे बहुत सारे गुच्छे में है बेटा। पेट्रीट्राइकस में पेरीमीटर चारों तरफ उसके पास प्रेजेंट है। लोफोट्राकस एक ही तरफ उसके पास प्रेजेंट है। ई ट्राइकस, ए वर्ड जब लगता है तो यानी नहीं, यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। चलिए अब आगे यहाँ पे देखेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ टीचर्स इसको प्रोकैरियोटिक सेल वाले चैप्टर में कराते हैं, बट मैं आपको ये वाला टॉपिक यहीं पे कराऊंगी। सेल चैप्टर जब हम रिवाइज करेंगे तो वहां पे फिर ये टॉपिक को दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, तो अच्छे से बेटा इसको पढ़ लेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता क्या है। नाउ देयर वाज अ पर्सन जिनका नाम था क्रिश्चियन हैंस ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम, मैं लिख देती हूं हैंस क्रिश्चियन ग्राम। नाउ ये पर्सन ने क्या किया, इन्होंने बेटा एक स्टेन बनाया, उस स्टेन को ये ग्राम स्टेन ही कह देते हैं। अभी हम देखेंगे ग्राम स्टेन क्या है एक्चुअली। अब इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया इस ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में चीक सेल्स निकाले होंगे, फिर उसमें मिथिलिन ब्लू डालते हो, फिर उसको देखते हो ना स्लाइड्स के अंदर, तो वो स्टेन होता है। ऐसे ही तुमने सैफ्रन स्टेन यूज किया होगा, तुमने वो सारी चीजें पढ़ी है बेटा। तो तुमने क्या किया, वो सारे के सारे स्टेन क्यों करते हो, ताकि आपको सेल और उसका स्ट्रक्चर अच्छे से दिखा। इन्होंने भी एक स्टेन बनाया, उसका नाम इन्होंने ग्राम स्टेन रख दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेन था बेटा, कुछ ही बैक्टीरिया इसको रिटेन कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया इसको रिटेन करते हैं
और कुछ बेटा नहीं करते, यानी किसी किसी बैक्टीरिया में ये स्टेन पकड़ता ही नहीं है। तब उन्होंने क्या बोला कि जरूर ये दो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ तो अलग होगा। अगर एक स्टेन पकड़ पाता है और अगर एक नहीं पकड़ पाता, दैट मीन्स समथिंग मस्ट बी डिफरेंट, और ये चीजें बहुत कुछ अलग भी कर सकती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सभी बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में बांट दिया। जो स्टेन पकड़ता है उसको कह दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं पकड़ता बेटा उसको कह दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम स्टेन कैसे कलर का होता है? तो ये पर्पलिश डार्क एकदम वॉयलेट ब्लूइश कलर का होता है। तो इसने ये स्टेन पकड़ा हुआ है, इसमें आपको ये ब्लू कलर दिखता है बेटा, वायलेट बोल दो, कुछ भी बोल लो भाई, ठीक है। तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसने ये स्टेन नहीं पकड़ा। अब आप बोलेंगे मैम ये फिर पिंक कैसा हो रहा है? बेटा दूसरा स्टेन डाला था, अभी हम देखेंगे। आप पूरा प्रोसीजर यहाँ पे देखिए। लेट्स रीड दिस आउट बेटा। बैक्टीरिया को स्टेन किया गया सबसे पहले वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन मेरा ग्राम स्टेन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि वायलेट कलर का मेरा स्टेन था, उसको यहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर डाला गया। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो बैक्टीरिया फर्दर स्टेन हो गया, इसको वॉश करते हैं। सो नाउ बेटा उसके बाद इसको वॉश किया होगा जो कि एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को यहाँ पे वॉश किया। उसके बाद इसमें 0.5% आयोडीन सोल्यूशन डाला, क्रिस्टल वॉयलेट डाला, फिर एक्स्ट्रा वॉश कर दिया, फिर उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन डाला। अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि फाइनली उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको वॉश करेंगे, तो वाटर से या एसीटोन से उसको वॉश किया। अब यहाँ पे दो चीजें हुई। जब इसको यहाँ पे वॉश किया तब बेटा यहाँ पे क्या किया, जिसमें ये स्टेन रिटेन्ड रहा उसको तो बोल दिया ग्राम पॉजिटिव स्टेन, और जिसमें ये स्टेन हट गया, ये रिमूव हो गया बेटा, यानी ये वाला क्रिस्टल वायलेट का ब्लू कलर उसमें से हट गया, यानी कि इसमें कोई अलग चीज होगी, तो उसको कोई और स्टेन करके डाला, उसको हम काउंटर स्टेन कहते हैं, जो आप ऊपर से बाद में करते हो। तो सैफरन डाला, वो नहीं हटा, तो यानी कि ये तो रिमूव हो गया, तो इसको हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। सो कुल मिलाकर के याद रखने वाली चीज क्या है? पॉइंट नंबर 1, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये स्टेन दिया था, क्रिस्टल वॉयलेट पे आयोडीन सोल्यूशन। पॉइंट नंबर 3, जो रिटेन करता है ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं करता ग्राम नेगेटिव। क्लियर? चलिए ना, अब जब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा जाए, सो वो क्या चीजें पाई गई जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट है। अभी ये तो हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सो यहाँ पे देखिए बेटा, जब इसका डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ा गया, सो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में क्या चीज देखी गई? ऑब्वियसली दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन तो होगा। सो देखो बेटा, ग्राम नेगेटिव के पास भी सेल मेम्ब्रेन है और ग्राम पॉजिटिव के पास भी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपोप्रोटीन्स की होती है, तो यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स है। इसके ऊपर इसकी सेल वॉल होती है। नाउ क्लियरली यहाँ पे देखिए, जो ग्राम नेगेटिव है बेटा, उस पे ये पेप्टिडोग्लाइकन कितना कम है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? नैग नैम में बीच में क्रॉस लिंकिंग हो रखी है अमीनो एसिड से, तो यहाँ पे कितना कम है? ये पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे काफी कम है, और वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन काफी ज्यादा है। नाउ सेल वॉल खत्म। अब ग्राम पॉजिटिव क्यों स्टेन पकड़ रहे थे और ग्राम नेगेटिव क्यों नहीं पकड़ रहे थे? क्योंकि बेटा ग्राम पॉजिटिव के पास सेल वॉल था, उसके ऊपर कोई एडिशनल लेयर नहीं है। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव देयर इज अ एडिशनल लेयर। ये काफी हद तक सेल मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, लिपिड प्रोटीन जैसी ही होती है। सो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर बेटा ये देखो, यहाँ पे लिपोप्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन है, ठीक है। कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स यानी फैट और शुगर भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर है जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ तो स्टेन नहीं आ पा रहा, लेकिन यहाँ पे स्टेन आ जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव है बेटा। ग्राम पॉजिटिव के ऊपर
टिकोइक एसिड भी होता है, ठीक है। चलिए, एक सब्सटेंस। अब आगे इसका डिफरेंस देखेंगे सो दैट आपको एग्जाम में हेल्प मिले। सो मेरी जो क्लासेस होंगी वो आपको डेफिनेटली बेटा एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछेगा जरूर कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो पेल देना भाई, ये टेप देना, ये वाला तो आंसर, ठीक है। चलो देखिए बेटा, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, इट शो ब्लू एंड पर्पल कलर विद ग्राम स्टेन, लेकिन नेगेटिव ऐसा नहीं करता। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल बेटा सिंगल लेयर की थी, उसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, बट यहाँ पे सेल वॉल थी, अब एक और ऊपर लेयर थी, तो एक्चुअली उसके बाद आपको एक आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिली। यहाँ पे बेटा पेप्टिडोग्लाइकन का परसेंटेज काफी ज्यादा था, वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन काफी कम था, लेकिन यहाँ पे लिपिड कंटेंट ज्यादा था, यहाँ पे लिपिड कंटेंट कम है। मीजोसोम्स इनके अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, इसमें कम प्रोमिनेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में बेटा दीज आर मोर सब्सेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर बेटा एंटीबायोटिक्स ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। सो ज्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये बेटा डिजीज को कॉज करते हैं। अब आप बोलेंगे ना मैम, कहने को तो इनके पास इतनी सारी लेयर है, सॉरी इनके पास इतनी सारी पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है बेटा, लेकिन ये पेप्टिडोग्लाइकन क्यों आखिरकार बचा नहीं पा रही, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, एंटीबायोटिक सेल वॉल पे अटैक करती है। इनके ऊपर ग्राम नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा परतें हैं बेटा, तो इसकी सेल वॉल को नुकसान नहीं हो पाता जल्दी, तो इसीलिए ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादातर बीमारियां कॉज करते हैं और ये बैक्टीरिया से भी बचे रह जाते हैं। सो ग्राम नेगेटिव आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स और ये ज्यादा डिजीज कॉजिंग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वाले डिजीज कॉज नहीं करेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं होता। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड है, इनके पास नहीं है बेटा। ना मैंने आपको बोला था बेसल बॉडी में कुछ रिंग्स होती हैं, पॉजिटिव में 2 रिंग्स होती हैं और यहाँ पे आपकी 4 रिंग्स होती हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्लैजिला। सो अगर बेटा आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम सेल चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो सेल चैप्टर ही पढ़ेंगे ना। यहाँ पे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्कूल में टीचर्स आपको इसके बेसिस पे डिफरेंस दे सकती है बेटा, और ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मदद करेगा। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो ये थोड़ा सा छोटा होता है इसका फ्लैजिला, और यूकैरियोट का फ्लैजिला आपका लार्जर होता है। प्रोकैरियोट्स का बेटा थिनर होता है, उसका थिकर होता है। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेंट प्रोटीन। यूकैरियोट्स में हम देखेंगे, जब हम सेंट्रियोल आप पढ़ेंगे, स्पिंडल फाइबर, ये सारी चीजें माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है जिनमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो याद रखिए बेटा ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है, और इसका जो फिलामेंट होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है। अभी 9+2 अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पे 9 इस तरीके से, बीच में 2, यहाँ पे ये हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना, सेल चैप्टर में पढ़ना है, ऐसी अरेंजमेंट होती है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब बिल्कुल ऐसा स्ट्रैंड ना। ये रोटेटरी मूवमेंट करता है और वो अनडिलेटरी, तो ये ऐसे मूवमेंट करेगा, वो अनडिलेटरी मूवमेंट करेगा ना बेटा। ये प्रोटीन से ड्रिवन होता है, यानी जब इसको एनर्जी चाहिए मूव ये कैसे करेगा, तो प्रोटीन की मदद से, बट ये एटीपी को तोड़ करके मूव करता है। वहां पे बेटा बेसल बॉडी हुक फिलामेंट होता है, यहाँ पे केवल बेसल बॉडी या फिलामेंट, कोई हुक यहाँ पे एज सच प्रेजेंट नहीं होता। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला, प्लीज राइट इट डाउन नाउ। अब यहाँ पे बात करेंगे बैक्टीरिया की कुछ चीजों की। बैक्टीरिया खाना कैसे खाते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो वन गो में जल्दी से इसको एक बार देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हर चीज को करने के लिए मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत है, और ये एनर्जी हमको तो मिलती है खाने से। अब ये खाना कैसा है, किस तरीके से खा रहा है, दैट इज द न्यूट्रिशन। नाउ बेटा यहाँ पे क्लियरली देखेंगे अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन दिखाते हैं। सो बैक्टीरिया में आपको हेट्रोट्रॉफ्स भी मिलेगा, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, तीनों ही तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं,
आपको सैप्रोफाइट भी दिखेगा जो फीड करते हैं डेड पे। बेटा आपको सिम्बायोटिक भी देगा। सिम्बायोटिक क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पे दो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं ऐसा लिख रही हूं, म्यूचुअलिज्म लिख रही हूं। मतलब ये इस तरीके से भी रहता है कि जिसके साथ भी ये रह रहा है ये उसकी भी मदद करेगा और उससे इसको भी कोई फायदा होगा। अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक भी बैक्टीरिया बेटा अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। तो इसमें दो तरीके के ऑटोट्रॉफ्स हमको देखने को मिलेंगे। एक फोटोसिंथेटिक यानी जो लाइट की एनर्जी को यूज करता है बेटा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इस लाइट एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज करेगा, केमिकल फॉर्म में चेंज करके फाइनली बेटा खाना बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं कीमोसिंथेटिक, तो ये वो होते हैं जो केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करके, ब्रेक केमिकल बॉन्ड, यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है ये बेटा इसको यूज करते हैं कीमोसिंथेटिक। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स की। ना बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ्स यानी लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, खाना बनाते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एनऑक्सीजेनिक और एक होते हैं ऑक्सीजेनिक। अब ये क्या होता है देखिए, प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सनलाइट्स की एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं, एटीपी वगैरह, एनएडीपीएच। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, वाटर को स्प्लिट करते हैं। तो लाइट एनर्जी वाटर को स्प्लिट करता है। सो बेसिकली लाइट कैसे एब्जॉर्ब होती है, वाटर को स्प्लिट करता है ताकि हमें H+ आयंस मिल सके। ये H+ आयंस आगे केमिकल एनर्जी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और जब ये वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नाउ ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बेटा बैक्टीरिया में दो तरीके की फोटोसिंथेसिस होती है, यानी लाइट तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, बट अगर ये वाटर को यूज करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, बट अगर ये किसी और को यूज करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। सो एक होते हैं एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक मतलब that do not release oxygen। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बेटा ध्यान से सुनिए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का मतलब नाम है पर्पल जैसे कलर के, और सल्फर, ये सल्फर गैस को रिलीज करते हैं। दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। सो बेसिकली बेटा ये क्या करते हैं, H2S को यूज करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और बेटा सल्फर गैस रिलीज करते हैं। सम बैक्टीरिया सोडियम थायोसल्फाइड को यूज करते हैं, किसी किसी में सोडियम थायोसल्फाइड भी बेटा यूज होता है। अब ऐसे बैक्टीरिया में आपके जो पिगमेंट्स होते हैं, बेसिकली दीज आर, अगर ऐसे बैक्टीरिया की मैं यहाँ पे पिगमेंट्स की बात करूं बेटा, सो दे हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वर्डिन, अलग अलग में अलग अलग होता है ना। ऑक्सीजनिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमें अगली क्लास में डिटेल में पढ़ना है, दी साइनोबैक्टीरिया, जिनको बेटा हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया है क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, साइनो क्योंकि इनका कलर ब्लू ग्रीन जैसा है। एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे बेटा, इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, एक तो पिगमेंट भी उनके पास जैसा होता है, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, बी नहीं होता ना, क्लोरोफिल ए। दूसरी चीज बेटा, ये वाटर को यूज करेंगे और फिर ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स यानी जो केमिकल एनर्जी को ब्रेक करते हैं,
इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपने आगे आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ना है। बेटा ये जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये आपके अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलते हैं, नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में बदलते हैं, ठीक है। अब इनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि इसमें आपका आता है नाइट्रोकोकस, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज, ये बेटा सारे हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सो ये क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड को तोड़ करके जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं। चल नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ्स में 3 तरीके के होते हैं, तो पैरासिटिक, अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी, इट इज अ बैक्टीरिया, बेटा ये टाइफाइड बीमारी फैलाता है, तो ये यानी कि हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ये हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में रहता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, वहां से न्यूट्रिशन पा रहा है, तो यानी बेटा ये पैरासिटिक हुआ, बॉडी के अंदर रह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है। और जैसे माइकोबैक्टीरियम, ये टीबी फैलाता है, ट्यूबरक्लोसिस, और जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, बेटा ये टेटनस फैलाता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो डिजीजेस फैलाते हैं, तो ये सारे पैरासिटिक ही तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं। बेटा सैप्रोफिटिक, तो हमने छोटी ही क्लास में पढ़ा था कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डीकंपोजर्स, तो ये डीकंपोजर्स का काम करते हैं, यानी कि ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड एंड डीकेइंग मैटर का। ना सिम्बायोटिक की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो सिम्बायोटिक में जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सभी पढ़ते हैं कभी ना कभी, भाई ये क्लास 8th की बुक में देखा है मैंने, 8th की बुक में, लेकिन बच्चे इसको भूल जाते हैं। बेटा राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया जो रहता है विद रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, लेग्यूम, जैसे राजमा, मटर, छोला, ग्राउंडनट, पीनट, ये वाले। अब बेटा यहाँ पे आपका लेग्यूम्स हैं, अब इसके जो जड़ें होती हैं इन प्लांट्स की, उनकी जड़ों के साथ ये रहता है, और वहां पे ऐसे नोड्यूल्स यानी मोटे मोटे कुछ ऐसा स्वेलिंग सा बना देता है। इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को। प्लांट बेटा नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से तो नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन गैस है, तो ये बेटा अमोनिया में बदलते हैं नाइट्रोजन को, और वो फिर अमोनिया में बदल के ऐसे फिर प्लांट उस नाइट्रेट को एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, तो ये बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फॉर प्लांट्स, और बदले में प्लांट्स इनको खाना देता है, तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आपका हो गया। चलिए ना नेक्स्ट यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दोनों ही तरीके से दिखाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी दिखाते हैं और एनारोबिक भी दिखाते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी एरोबिक। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था एरोबिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। रेस्पिरेशन है क्या बेटा, जो भी हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेट्स सपोज ग्लूकोज हो गया, अब इस ग्लूकोज को तोड़ करके मुझे एटीपी बनाना है और उस एटीपी को यूज करना है। लेकिन ये ग्लूकोज किसने तोड़ा, ऑक्सीजन ने इसकी ऑक्सीडेशन करी है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो यहाँ पे बेटा एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो यूज करते हैं ऑक्सीजन। अब इसमें 2 कैटेगरी आती है,
एक आपकी ऑब्लिगेटरी एरोबिक, ऑब्लिगेटरी बोले यानी कि जबरदस्ती बेटा, मजबूरी का सौदा है। मजबूरी का सौदा है। कैसे है बेटा? अगर ऑक्सीजन होगी तभी ये सरवाइव कर पाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल डाई। सो ये क्या करता है? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, जैसे माइकोबैक्टीरियम जो कि आपका टीबी कॉज करता है। अब दूसरे बेटा होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। अब प्लीज यहां पे कंफ्यूज मत होना, हम एरोबिक के अंडर एनारोब पढ़ रहे हैं। फैकल्टेटिव का मतलब मर्जी है भाई, या हालात का शिकार है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? कैसे ये हालात के शिकार है? द पॉइंट इज कि वैसे तो ये एरोबिक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है तब बेटा ये काम चला लेंगे। सो ये क्या करेंगे? वैसे तो बेटा ये एरोबिक होते हैं, बट इफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये तब भी सरवाइव कर लेते हैं बेटा। ये आपके होते हैं फैकल्टेटिव आपके फैकल्टेटिव एरोबिक ऑर्गेनिज्म। सो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, एरोबिक के अंडर एनारोबिक आ रहा है। फैकल्टेटिव एनारोबिक आर एक्चुअली बाय नेचर एरोबिक बट दे कैन बिकम एनारोबिक। ठीक है, यानी मर्जी से एनारोबिक बन गए। इसका एग्जाम्पल लिख लो, सूडोमोनास। चलिए बेटा, नेक्स्ट यहां पे एनारोबिक। अब जब मैं एनारोबिक की बात करती हूं यानी ऐसे बेटा जो ऑक्सीजन के साथ रह ही नहीं सकते। सो ऑब्लिगेटरी मतलब मजबूरी का सौदा है भाई। अगर यहां पे मतलब मजबूरी है इनकी रहने के लिए, क्यों? क्योंकि ये मर जाएंगे। तो बेटा अगर ऑक्सीजन यहां पे जरा सी भी प्रेजेंट हुई सो दे विल डाई। इसमें आपके मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये मिथेनोजेंस हम आर्की बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, तो अब इसको ऐसे याद रखिए। फैकल्टेटिव यानी कि सिंपल सी बात है कि ये वैसे तो विदाउट रहते हैं, बट इफ प्रेजेंट तब ये एरोबिक बन जाएंगे। क्लियर? प्लीज बेटा इसको यहां पे नोट डाउन कर लो एक बार। चलो अच्छा, यहां पे एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे हम। ठीक है, सो एक बार एक एग्जाम्पल लिख लेंगे बेटा। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम, इसका एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए ना, ये हमारा यहां पे खत्म होता है। अगली चीज जो मेरे पास आती है दैट इज रिप्रोडक्शन। नाउ दिस इज द फाइनल टॉपिक। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे कैसे कर सकते हैं? सो बैक्टीरिया बेटा एसेक्सुअली दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, एक ये बाइनरी फिजन और एक एंडोस्पोर दिखाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन आता है। अब इस चीज पे ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअली कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई गैमीट्स नहीं बनता। तो ये चीज सुनिए बेटा, यहाँ पे कोई गैमीट्स नहीं बनता, यहाँ पे कोई गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फिर क्यों हम इसको एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं? सो हम इसको कंप्लीट तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, एक तरीके से हम यहाँ पे इसको जीन रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा तो कहीं ना कहीं आपका डीएनए किसी तरीके से मिक्स हो रहा है।
तो डीएनए मिक्स हो रहा है मतलब वेरिएशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। तो डीएनए में रिकॉम्बिनेशन हो रही है, डीएनए में कुछ मिक्सिंग हो रही है, उसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है, इसलिए इसको सेक्सुअल में पढ़ेंगे, बट एक्चुअली इन ट्रू सेंस इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन को देखते हैं। तो ये तो बेटा सिंपल सा हिसाब किताब है, आपका सेल रेप्लिकेट पहले करेगा अपने डीएनए को, ये न्यूक्लियोइड बेटा 2 हो गया, उसके बाद धीरे धीरे साइटोप्लाज्म आपका इलोंगेट हो गया, फिर यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन ऐसे बनने लगेगी और फाइनली आपके 2 सेल्स बनेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज अबाउट मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स क्या करते हैं, they help in DNA replication or they help in distribution of equal DNA, they help in cell division। तो ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे इनके मीजोजोम जुड़े हैं, तो ये मीजोजोम बेटा इसको मदद करता है इक्वल इक्वल बांटने में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहां पे आता है एंडोस्पोर मेथड। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आराम से मैं आपको बता रही हूं, बहुत केयरफुली होकर के आपको सुनना है। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन और इसकी साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियोइड। अब इसको रिप्रोड्यूस करना है, एंडोस्पोर मेथड, ये अपने अंदर एक एंडोस्पोर बनाएगा। इसको मान लो मैंने बोल दिया मैटरनल सेल, ठीक है, इसको मान लो मैंने बोलिया मैटरनल डीएनए, यानी ये आगे जाकर के नया डीएनए और नया सेल बनाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको रेप्लिकेट तो करना पड़ेगा, तो बेटा यहां पे ये न्यूक्लियोइड डबल हो गया, डीएनए आपका रेप्लिकेट हो गया, उसके बाद बेटा सेल इलोंगेशन होगा, और आपका ये अपने अपने फोल्ड्स में चला गया। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मेरी फेवरेबल कंडीशन होंगी तब तो ऐसे बाइनरी फिजन हो जाएगा। भाई ये कब हो रहा था, फेवरेबल कंडीशन, यानी जब सारी कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है बैक्टीरिया के आसपास खाना है, बैक्टीरिया के आसपास मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, सब कुछ है। बट अब अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये बेटा तुरंत 2 सेल में डिवाइड नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन है, तो यहां पे बेटा क्या होगा, एक फॉर्मेशन हो जाएगा ऑफ एंडोस्पोर। नाउ व्हाट इज अ स्पोर, क्लास 10th में अगर आप इसे पढ़ के आए, स्पोर कुछ नहीं है, छोटे से स्ट्रक्चर, कहीं पढ़े, फेवरेबल कंडीशन मिली और ग्रो कर गए। एंडो बोले तो अंदर, अंदर का कोई स्पोर। अभी देखिए अब ये एंडोस्पोर कैसे बनाएगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये ऐसे अपना 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 सेल मेम्ब्रेन बना लेंगे, है ना। ये आपका मैटरनल सेल था। अब क्या होगा बेटा, द मैटरनल सेल डाई, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि भाई एक ही सेल तो हो सकता है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जैसे ये 2 में डिवाइड, ऐसे 2 में इनमें डिवीजन से आ जाएंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा अब आपका 1 बन गया। अब क्या होगा, इसकी वॉल भी इसके अंदर आ जाएगी, तो एक्चुअली इसको ऐसा बनाओ, ये इसको एक तरीके से एनगल्फ कर लेता है। ये तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, ये इसको ऐसा एनगल्फ कर लिया, मैटरनल का डीएनए है बेटा वो तो खत्म हो गया। अब यहां पे ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा आसपास से बहुत सारा चीजें, और ये बेटा ऐसे एक लेयर सी बना देगा, लेयर सी बना देगा, और ये बन जाएगा एंडोस्पोर। सो नाउ यहां पे ये बन गया आपका एंडोस्पोर।
अब ये एंडोस्पोर ने खूब सारी अपने आसपास परतें बना ली, लेयर्स बना ली, सिस्ट बना ली। नाउ जब कंडीशन फेवरेबल होगी, व्हेन कंडीशन फेवरेबल, तो ये जो वॉल्स हैं ये ब्रेक हो जाएगी और ये बैक्टीरिया आपका बाहर आ जाएगा। सो हुआ क्या बेटा? लेट मी रिवाइज वन मोर टाइम। सबसे पहले एक सेल था, सेल रेप्लिकेट करने जा रहा है, 2 न्यूक्लियोटाइड बने, कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई। अब क्या करे? तो अब इसने अपने ही अंदर एक एंडोस्पोर बना लिया। अब जब अंदर बन गया, एक तो खत्म हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे एंडोस्पोर बन गया, उसमें खूब एंडोस्पोर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, खूब सारी वॉल्स बन गई, फॉर्मेशन हो गया। जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है बताओ बेटा? ये कहने को तो रिप्रोडक्शन है, लेकिन 1 से 2 बने, 1 से 2 बना? नो। सो ट्रू सेंस में अगर मैं बोलूंगी, ट्रू सेंस में ये बेटा आपका रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एक तरीके से अडेप्टेशन है टू अनफेवरेबल कंडीशन। ये एक तरीके से पेरिनेशन है कि इसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया, खाना वाना मॉइस्चर सब स्टोर कर लिया, और बेटा ताकि ये आगे जब नॉर्मल हो जाएगा तब डिवाइड हो सके। दिस इज द एंडोस्पोर मेथड। नाउ द लास्ट इज सेक्सुअल मेथड में, जिसमें हम यहाँ पे 3 मेथड्स पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला, लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिएगा, जीन का रिकॉम्बिनेशन करना है, कोई गैमीट नहीं बनाना, कोई गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं करना। एक पिद्दू सा सेल है, क्या क्या कर लेगा भाई। चलो, सो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल, डायग्राम से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपके पास एक सेल है, यहाँ पे कोई फॉरेन बैक्टीरिया का डीएनए है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी डीएनए होता है, और अगर वो उसको यूज कर सकता है, इजिली उसके अंदर आ सकता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बेटा इसको अपटेक कर लेगा। कॉम्पिटेंट यानी ये कॉम्पिटेंट है, जिसने उसको लिया है अपने अंदर, तो ये इसके अंदर आ गया। अब क्या होगा, डीएनए इतनी आसानी से नहीं आता, क्योंकि सेल वॉल से तो गुजर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन से कैसे गुजरेगा बताओ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाता। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट इसीलिए यूज किया है कि अगर ये ले सकता है तो किसी तरीके से इसकी परमिएबिलिटी हो गई कि ये डीएनए को ले लेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहां पे बेटा ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हो सकता है ये इसको अपने मेन डीएनए के अंदर ले आए, हो सकता है इसको प्लाज्मिड बनाए, कुछ तो मिक्सिंग हुई। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये सेल अब ट्रांसफॉर्म हो गया, दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग सेल। तो इन सेल्स को क्या कहते हैं? These cells are the transformant। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरा यहां पे होता है कंजुगेशन। नाउ रिमेंबर हमने पढ़ा था सेक्स पाइलस। नाउ व्हाट इज दिस सेक्स पाइलस? बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे, देयर इज अ सेल जिसमें प्लाज्मिड होता है, उसको बोल दिया F+ सेल। तो जिसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको कह दिया F+, और जिसमें आपका एब्सेंट है उसको कह दिया F-। पाइलस क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे कंजुगेशन, तो ये जो पाइलस है उसको ज्वाइन करेगा, एक रास्ता सा यहाँ पे बना देगा, और यहाँ पे बेटा ये धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये धीरे धीरे ये डबल हो रहा है, एक उधर चला गया, एक इधर। तो अब क्या हो गया, दोनों मेरे F+ सेल्स बन गए। तो एक F प्लाज्मिड वाला सेल जिसको F+ कहा, दूसरा F-, जिसमें F प्लाज्मिड नहीं था, उसने प्लाज्मिड उसको भी ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से ये सेल तो अलग हो गया ना, अभी इसके बच्चे भी इसके जैसे ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन अ वेरिएशन। सो इट इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंजुगेशन। कंजुगेशन इसलिए बोला क्योंकि कंजुगेशन ट्यूब से यहाँ पे बन गई, जोड़ती है जो इसको ना। नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्रांसडक्शन। अब इसको यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ये बेटा एक बैक्टीरियोफाज की वजह से होता है। बैक्टीरियोफाजेस आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। सो व्हाट इज दिस? दिस लल्लू इज द बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज क्या होता है बेटा? इट इज द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब आपको पता है कि वायरस जो होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई खुद से नहीं कर सकते,
ये अपने आप को मल्टीप्लाई किसी होस्ट के अंदर ही कर सकते हैं बच्चों। तो ये चला गया, इसके अंदर आ गया। बेटा अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि डार्क कलर से नहीं है, ये तो बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। ये आपका वायरस का डीएनए है। अब ये इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे वायरस का डीएनए भी है बेटा और बैक्टीरिया का डीएनए भी है। तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इस वायरल ने अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया। अब आपको पता है डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो अंदर वायरस के पार्टिकल्स बनते हैं, फिर वो सेल में बहुत सारे हो जाते हैं, निकलते हैं और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे वायरसेस बन गए। ये क्या हो रहा है? ये वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वायरस की बेटा कॉपीज बन चुकी हैं, अब ये दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। अब इसमें से ऐसा भी तो सकता है इसमें से एक वायरस ने अपना डीएनए तो लिया बट थोड़ा सा बैक्टीरिया का भी लिया। इस वाले वायरस के अंदर आपका बैक्टीरिया का डीएनए भी है बेटा और इसमें आपका वायरल डीएनए भी है। अब अगर ऐसा वायरस दूसरे को इन्फेक्ट करता है, ऐसा वायरस इन्फेक्ट करता है नाउ अदर बैक्टीरिया, कोई दूसरे बैक्टीरिया को जिसके पास ऐसा डीएनए है, तो ये क्या लेकर के आया? ये पहले वाले का लाया, खुद का तो लाया ही लाया, इसका भी लाया। अब इस बैक्टीरिया में क्या हुआ? इसका खुद का तो था, इसका खुद का तो था बेटा, लेकिन ये वाला इसमें से कुछ और ले आया, तो यहां पे इन दोनों में क्या हो गई? रिकॉम्बिनेशन, मिक्सिंग हो गई। दिस इज ट्रांसडक्शन। नाउ विद दिस थिंग हमारा ये पार्ट अब खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में बेटा हम मोनेरा के बाकी चीजें करेंगे। वी विल गोइंग टू डिस्कस साइनोबैक्टीरिया। हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। देन बेटा हम यहाँ पे एक और चीज पढ़ेंगे which is आर्कीबैक्टीरिया। These topic we will complete in the next class. So आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। So bye bye and thank you.